हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। काफी अच्छी वीडियोज आप तक आने वाली हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पे। आप वहां से जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसको जीता है गोरखा राइफल्स ने। किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है, यानी ईयू ने लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो जर्मनी लॉन्च की है। सीएम द हैसी पहल की शुरुआत मणिपुर ने की है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा जारी सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस बार दोस्तों भारत है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर। टोटल 43 देश 43 देश इसमें शामिल किए गए हैं और भारत इसमें 40वें स्थान पर है। लास्ट से बोले तो चौथे स्थान पर है भारत इंडिया की रैंक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। अच्छा, पहले पर कौन है फिर? पहले पर दोस्तों आइसलैंड 84.2 पॉइंट के साथ। सेकंड पर नीदरलैंड है 83.5 पॉइंट के साथ। थर्ड पर है नॉर्वे 82 पॉइंट के साथ। भारत 40वें स्थान पर है 43.3 पॉइंट के साथ। पिछली बार भारत 34वें स्थान पर था, लेकिन भारत की रैंक बहुत सही नहीं थी। पिछली बार 39 देशों में ये देखा गया था और 34वें स्थान पर था। इस बार 43 देशों में देखा गया और 40वें स्थान पर। इस बार और पोजीशन डाउन हुई है। लास्ट पर है थाईलैंड। ये रिपोर्ट मर्सर कंसल्टिंग कंपनी के द्वारा जारी की गई है। 13वां इस बार का संस्करण था। ओके, अब पिछले दिनों में कुछ इंडेक्स और रैंकिंग आई है, उनका फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, इसमें भारत की रैंक थी 46 में। भारत की रैंक आप जानते चलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट की इंडेक्स आई थी, इसमें भारत इस बार 90वें स्थान पर आ गया है। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, वैश्विक भूख सूचकांक, उसमें भारत 101वें स्थान पर आ गया है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आई थी, उसमें भारत था 59th पोजीशन पर। 59वें स्थान पर भारत आ गया है। इसके अलावा अभी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस की इंडेक्स आई थी, उसमें तो भारत तीसरे स्थान पर बना ही हुआ है पिछली बार की अपेक्षा भी, ठीक है। तो ये कुछ इंडेक्स और रैंकिंग है, इनका समय समय पर आपको रिवीजन करते रहना है जो इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों वर्ल्ड स्टैटिस्टिक के बारे में, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए मनाया जाता है दुनिया भर में। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार ये नहीं मनाया जाएगा। 2021 में नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5-5 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में मनाया जाना शुरू हुआ, फिर ये अगली बार मनाया गया 2015 में, यानी 5 वर्षों की गैपिंग पर। फिर अगली बार मनाया गया 2020 में, ठीक है। तो 5-5 वर्षों पर ये मनाया जाता है। तो पिछली बार वाला जो मनाया गया था वही इंपॉर्टेंट है, यानी 20 अक्टूबर 2020 को ये मनाया गया था पिछली बार। अब अगला वाला कब मनाया जाएगा? 2025 में मनाया जाएगा। तो इस वजह से पिछली बार वाली थीम आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर थीम लिखी हुई है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो ये थीम आपको याद रख लेना है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार नहीं मनाया गया, ठीक है, क्योंकि 2025 में अब अगला मनाया जाएगा। हाँ, जो भारत वाला है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत वाला कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती होती है। ओके, फिलहाल यहाँ पर बात करें सांख्यिकी दिवस की, तो 20 अक्टूबर को 2010 में एक प्रस्ताव पारित हुआ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा, और उसके बाद से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना दोस्तों हुई थी 1947 में। अध्यक्ष इसके वर्तमान में हैं शिगेरू कावासाकी, जापान की ये रहने वाले हैं। क्लियर? तो इस महीने में अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वीडियो पास करके देख सकते हो। अगला देखते हैं, किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला मिला?
तो अभी हाल ही में इजराइल में दोस्तों इस वेरिएंट का पहला मामला मिला है। कोविड-19 का ये भी वेरिएंट है, ये एक म्यूटेंट वेरिएंट है कोविड-19 का। म्यूटेंट के बारे में मैंने आपको एक बार समझाया था कि देखिए जो अपना वायरस जो होता है वो अपना रंग अगर बदलता है, रूप बदलता है, तो उसे कहते हैं कि वो म्यूटेंट हो गया। ठीक है, तो म्यूटेंट होने से और ज़्यादा घातक भी हो सकता है और ज़्यादा लो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है घातक ही हो। म्यूटेंट मतलब अपना जो समझ लीजिए बेसिक जो क्राइटेरिया है उसका, वो उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो अपना रूप बदलना, जब अपना रूप बदलता है तो फिर वो हो सकता है कम पावरफुल हो जाए और कुछ हो सकते हैं उसमें ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं वही नज़र में आते हैं, क्योंकि उन्हीं से फैलना शुरू होता है तेजी से। कम पावरफुल वाले हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं अपने आप। तो ऐसा ही एक वेरिएंट मिला है दोस्तों इजराइल में। इजराइल में एक डेल्टा वेरिएंट का AY4.2 का पहला मामला देखने को मिला है। ठीक है, अब इसको कहां पर देखा गया है? इसको तेल अवीव जिसको भारत राजधानी कहता है, ठीक है, तेल अवीव का ही सपोर्ट करता है इजराइल की राजधानी के रूप में। तो वहां के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 11 साल के लड़के में ये वायरस पाया गया। क्लियर। कोविड-19 का पहला मामला कहाँ मिला था? दिसंबर 2019 में खबर आई थी चीन के वुहान शहर से। ठीक है, अच्छा, कोविड-19 ऐसे लिखा जाता है ना, कोविड-19, इसको नाम WHO ने दिया था। WHO ने क्या बताया था कि कोविड का मतलब होता है, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिसीज। अब ये चूंकि दिसंबर 2019 में पहली बार देखा गया था इसलिए 19 लिखा हुआ है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा जरूर। ओके, चलिए बाकी कोरोना वायरस पर मैं आपको ईबुक वगैरह में सारी डिटेल जानकारी दिया ही करता हूँ। चलिए, अब इजराइल आया है तो इजराइल को हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों आप आएंगे ईरान, इराक, सीरिया वगैरह को क्रॉस करते हुए, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा इजराइल। ये जो कंट्री है ये है इजराइल, लेबनान के पास में ये कंट्री है इजराइल। ओके, ये कंट्री, इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम, लेकिन इसमें कई देश होते हैं जो इसको तेल अवीव को राजधानी मानते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। कुछ लोग हैं जो अभी तेल अवीव को मानते हैं, कुछ लोग जेरूसलम को मानते हैं। ठीक है, ये वही विवाद है इजराइल का फिलिस्तीन वाला। तो फिलहाल इजराइल ये हुआ। यहाँ के नए अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्ताली बेनेट, उनका नाम आपको याद रखना है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, अच्छा, इजराइल की मुद्रा क्या होती है? न्यू शकेल। यहाँ की संसद का नाम होता है द नेसेट। क्या होता है? द नेसेट होता है यहाँ की संसद का नाम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत के दूसरे क्वाड ग्रुप में दोस्तों इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों ही शामिल हुए हैं। भारत एक नया क्वाड ग्रुप बनाने जा रहा है। अभी आपको याद हो, इससे पहले भारत ने क्वाड ग्रुप बनाया था जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल था। वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर दूसरे पर्पज के लिए बनाया गया है एक नया क्वाड ग्रुप, जिसमें इजराइल होगा, अमेरिका होगा और UAE होगा भारत के साथ। ठीक है, तो ये किस लिए स्थापित किया गया है? तो ये वाला जो क्वाड ग्रुप है दोस्तों, ये बेसिकली ये जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं और इन देशों में जो ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए ये स्थापित किया गया है। यानी कि कहें आर्थिक सहयोग और व्यापार को मजबूती देने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया है। जबकि वो वाला जो था वो चाइना की जो आधिपत्य बढ़ती जा रही है इंडियन ओशियन से लेकर के बाकी इधर सागर में, जापान सागर वगैरह, चाइना सागर वगैरह में, तो उसको इंडिया, चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो वाला क्वाड ग्रुप पहला क्वाड ग्रुप था, ये अब दूसरा क्वाड ग्रुप है इंडिया का। एक अभी अमेरिका ने एक और क्वाड ग्रुप बनाया। देखिए, अमेरिका सभी क्वाड ग्रुप में शामिल हो रहा है। एक तो भारत वाले क्वाड ग्रुप में था पहले वाले में, ठीक है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले में। एक दूसरा अमेरिका ने खुद बनाया जिसमें उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका था। ठीक है, इसके बाद एक अभी ये बना है भारत के साथ, एक बार फिर से इसमें भी अमेरिका है। ठीक है, यानी 3 क्वाड ग्रुप में अमेरिका है, भारत 2 क्वाड ग्रुप में है अभी फिलहाल। क्वाड मतलब समझ लीजिए 4 देशों का एक संगठन। ओके, अच्छा, एक बात याद रखना, उद्देश्य से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी क्वाड ग्रुप किस पर्पज से स्थापित किया गया है, इसका काम क्या होगा, इसी से हम लोग अलग कर सकते हैं। इसी वजह से उद्देश्य ही पूछा जाएगा, इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि पहला वाला जो क्वाड ग्रुप था
एक तो पूछ लेगा किस किस देश के बीच में है, एक तो टाइप का ये पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा क्यों स्थापित किया गया था या स्थापित करने का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो पहला वाला चाइना को काउंटर करने के लिए, दूसरा जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार को मजबूती देने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम की एक योजना शुरू की है। पंजाब के जो सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, मेरा घर मेरा नाम योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों गांवों और शहरों में जो लाल लकीर के घर होंगे, लाल लकीर वाली जमीनों में, इन टाइप के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे ये लाल लकीर क्या होता है? लाल लकीर दोस्तों एक ऐसी जमीन होती है, एक ऐसा समझ लीजिए कि एरिया होता है, क्षेत्र होता है जो गांव का ही होता है हिस्सा, लेकिन वहां पर खेती नहीं होती है। ठीक है, वहां पर कृषि किसानी नहीं की जाती है। तो ऐसे जमीनों पर समझ लीजिए ऊसर भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसी जमीनों पर वहां पर बस्ती बसाई जा सकती है। साथ ही साथ जो लोग अगर रहते हैं तो उनको वहां का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मालिकाना हक दिया जाएगा, उनको संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिससे वो उस जमीन पर लोन वगैरह भी ले सकते हैं, उस जमीन को मतलब पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। अब उनके नाम वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये योजना शुरू की गई है, मेरा घर मेरे नाम योजना। ओके, पंजाब की ये है, तो पंजाब के बारे में देखिए, ये रहा इंडिया के मैप में पंजाब। अपना बॉर्डर ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से शेयर किया करता है। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। चरणजीत सिंह चन्नी जी कांग्रेस पार्टी से ये अभी नए बने हैं रिसेंट में मुख्यमंत्री। गवर्नर भी अभी नए बने हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी, इससे पहले ये तमिलनाडु में थे। रविशंकर झा जी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पंजाब से दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा याद रखिएगा, बाकी सब चीजें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पंजाब और गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की चौथी महासभा सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह जी ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो महासभा है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके ये वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं महासभा के। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष पूछा जाए तो आप अजय माथुर बताएंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसकी अध्यक्षता पूछा जाए तो आप बताएंगे आर.के. सिंह। ठीक है, इस बार आर.के. सिंह जी ने की। आर.के. सिंह दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री हैं भारत में केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस बार अध्यक्षता की है आईएसए की विधानसभा की। ओके, अभी 18 से 21 अक्टूबर 2021 के बीच में चौथी महासभा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा की बैठक में दोस्तों कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसे OSOWOG जिसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इस पहल के तहत 2030 तक के लिए $1 ट्रिलियन का सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही साथ मिक्स्ड वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सुविधा के लिए स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ 5 वर्षों के लिए आईएसए की क्या क्या योजनाएं रहेंगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्या क्या इसकी योजनाएं रहेंगी, इस पर चर्चा हुई। प्राइवेट सेक्टर को कैसे इससे जोड़ा जा सकता है, इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर इस पर बातचीत चली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, वहाँ पर यह स्थापित किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर देखिए भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में इसमें भारत में ये हेडक्वार्टर्ड है। और 124 यूनाइटेड नेशंस के जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। महानिदेशक हैं अजय माथुर जी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मोदी वैन की शुरुआत हुई? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से मोदी वैन की शुरुआत हुई है। मोदी वैन बेसिकली दोस्तों एक मोबाइल मेडिकल वैन है, यानी चलती फिरती एक ऐसी वैन है दोस्तों जिसका यूज किया जाएगा जगह जगह जा करके, गांव गांव घर घर जा करके लोगों को ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो इसके लिए कौशाम्बी जिले में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अभी 19 अक्टूबर को ये स्थापित किया गया है। इसका असली नाम है 5 मोबाइल मेडिकल वैन, लेकिन इसको मोदी वैन के रूप में भी कहा जा रहा है। मोदी वैन दोस्तों इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है। ये बीजेपी का एक कार्यक्रम चलता है, एक प्रोग्राम चलता है, सेवा ही संगठन। ठीक है, तो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे हुए हैं, तो इसी वजह से इस वैन का नाम मोदी वैन दिया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में एनआरडीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमित रस्तोगी को। अमित रस्तोगी, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये एनआरडीसी के नए अध्यक्ष होंगे। एनआरडीसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। ये इससे पहले बात किया जाए तो 5 वर्षों के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। उससे पहले 2 साल के लिए नौसेना डकयार्ड में ये एडिशनल महाप्रबंधक के टेक्निकल सर्विसेज के ये डायरेक्टर हुआ करते थे। ओके, तो अब इनको राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त किया गया है। एनआरडीसी की स्थापना 1953 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों गुलजार ने। गुलजार साहब आप जानते ही हैं, भारत के महान ये गीतकार, कविताकार और लेखक हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। इनकी ये पुस्तक पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। अच्छा, गुलजार जी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम है? संपूर्ण सिंह कालरा। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि इनको ऑस्कर मिल चुका है, एकेडमी अवार्ड भी जिसे कहते हैं 2008 में मिला था, ठीक है, स्लमडॉग मिलियनेयर में गाना लिखने के लिए। एक ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है इनको 2010 में। 5 बार नेशनल अवार्ड पा चुके हैं, बहुत बार फिल्म फेयर अवार्ड पा चुके हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड ये उर्दू के लिए पा चुके हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, 2013 में इनको मिला था। इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नागरिक सम्मान होता है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, तो इससे इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उबेर कप 2020 किस देश ने जीता? तो अभी हाल ही में उबेर कप जीता है दोस्तों चाइना ने। चाइना की टीम ने उबेर कप जीता है और थॉमस कप भी साथ ही में होता है। तो थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। दोनों के बारे में एक एक करके बताता हूं। तो ये रही चाइना की टीम जिसने उबेर कप जीता है। देखिए, उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। बैडमिंटन का ही दोनों कप होता है, उबेर कप और थॉमस कप एक साथ ही कराया जाता है, एक ही जगह पर आयोजित होता है। लेकिन जो महिलाओं के लिए होगा उसे हम लोग कहेंगे उबेर कप, ठीक है। तो चाइना ने 15वीं बार उबेर कप जीता है। चाइना ने जापान को हरा करके उबेर कप जीता है। ओके, आयोजन कहां पर हुआ था? आरहुस डेनमार्क में ये आयोजन किया गया था। चाइना ने तो जीता उबेर कप, ठीक है, जापान को हरा करके। जापान था पिछली विजेता। ऐसे ही सेम हुआ इसके साथ, चाइना के साथ। चाइना था पिछली बार का विजेता थॉमस कप का, और इस बार चाइना रहा रनर-अप और इंडोनेशिया ने चाइना को हरा दिया, ठीक है। इंडोनेशिया ने चाइना को हराया थॉमस कप में। इंडोनेशिया का ये 14वां खिताब था, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। इंडोनेशिया की पुरुषों वाली टीम जो है वो 14वीं बार जीती है और पिछली बार का विजेता चाइना था, तो चाइना को इस बार हरा दिया। चाइना ने क्या किया कि ये इस बार 15वीं विजेता है। पिछली बार की विजेता जापान थी, जापान को इसने हरा दिया। ओके, दूसरा आप सोचेंगे ये 2020 क्यों लिखा है? तो 2020 इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि 2020 इस बार का आयोजित हुआ, पिछली बार ये पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। जैसे ओलंपिक हुआ सेम ऐसे ही। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की टीम है जो पुरुषों वाली आपको दिख रही है। पुरुषों का अगर पूछा जाएगा तो आप थॉमस कप बताएंगे, और महिलाओं की टीम ये दिख रही है चाइना की, इसने दोस्तों महिलाओं का जीता है यानी उबेर कप जीता है। दोनों ही बैडमिंटन का खेल है। क्लियर। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का वीडियो। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आज अभी 8 बजे के आसपास में पहली वीडियो आ रही है नेशनल पार्क की, जो मैंने आपसे वादा किया था। बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बना करके दी हुई है। पहले तो मैं सोचा था वैसे नॉर्मली आपको वीडियो दूं, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रिक बना करके दी जाए। तो आप 30-30 या 35-35 सेकंड में एक राज्य के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह ट्रिक के माध्यम से याद कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानदार ट्रिक है दोस्तों। हर एक राज्य की तैयार हो रही है। धीरे धीरे दिन में एक दो वीडियो करके मैं सभी राज्य कवर करा दूंगा। तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा और चैनल पर रेगुलरली विजिट करना होगा। जा करके देखना होगा कि वीडियो क्या आई हुई है, क्या कोई, ठीक है। या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सबसे सस्ता तरीका। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं लिंक भेज दिया करूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनका आप फायदा उठा करके नेशनल पार्क याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बनाई हुई हैं। चलिए, आज से वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी।
क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोग क्वेश्चन बता दो। 4 क्वेश्चन आज के। कितने विजेताओं को डेयर टू ड्रीम 2.0 पुरस्कार से नवाजा गया? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? दिव्या देशमुख भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना। कैसी लगी है ये भी हमें बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।